नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम मई 2022 में जो आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम लोग जीके, जीएस और कंप्यूटर से जो भी आपके संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए एक मॉक टेस्ट की तरह से होगा। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो नीचे कमेंट में आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि इन 100 प्रश्नों में से आपको लमसम कितने प्रश्नों का उत्तर ठीक से पता था। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर डेली मेरी रात में 10 बजे एक लाइव क्लास होती है और इस लाइव क्लास में आपके करंट अफेयर और जीके के प्रश्नों का टेस्ट होता है। तो अगर आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरी इन फ्री क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके यूज करिए कोड KV10 और उन सारी फ्री क्लासेज को आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर आपके भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप किसी कोर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं या अनअकैडमी के ऊपर कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अनअकैडमी के कोर्सेज पर भारी डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। 24 अप्रैल यानी कि कल दिन में 12 बजे अनअकैडमी के ऊपर एक अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट होने वाला है जो कि बिल्कुल फ्री टेस्ट है और आप सारे लोग इस टेस्ट में हिस्सा जरूर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर टॉप रैंक आने की स्थिति में आप डेल का लैपटॉप, सैमसंग का मोबाइल, फिटबिट की वॉच, अमेजन के बाउचर ये सारी चीज़ें जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिलेगी, बस उस पर क्लिक करिए और कोड KV10 यूज करते हुए आप इस टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो शुरुआत के जो आपके 30 से 35 प्रश्न हैं सारे एनटीपीसी सीबीटी 2 के हैं, तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया है तो एंड्रॉयड, यूनिक्स, विंडोज ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, लेकिन स्काला की बात करें तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पानी में आघुलनशील है, यानी कि ये पानी में घुलता नहीं है और नाम इसका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग CaCO3 के नाम से जानते हैं। ये आपके पानी में नहीं घुलेगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के द्वारा प्रक्रिया उन्मुख भाषा कार्यक्रम को मशीन भाषा में अनुवाद करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका नाम होता है कंपाइलर या इसे हम लोग संकलक कहते हैं। सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गैस्ट्रिक जूस के घटक के रूप में निम्नलिखित में से कौन पेट के द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो पेट में आपको बहुत सारे एसिड देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये गैस्ट्रिक जूस के घटक के रूप में स्रावित नहीं होता है, यानी कि इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा और सबसे बहुमुखी अंतरिक्ष दूरबीन है जिसे 1990 में निम्न पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया गया था। तो ये जो दूरबीन है इसको नासा ने लॉन्च किया था, नाम इसका है हबल। क्या नाम है? हबल टेलीस्कोप इसका नाम है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। और करंट अफेयर से भी आपको ध्यान रखना है कि पिछले साल नवंबर-दिसंबर में नासा के द्वारा दुनिया का जो सबसे बड़ा टेलीस्कोप है जिसका नाम जेम्स वेब है, इसको भी अब लॉन्च कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत निम्नलिखित देशों में से किसके साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है। तो ये तो छोटे बच्चों का प्रश्न है, ताजिकिस्तान के साथ में ये सीमा साझा नहीं करता है। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा केवल उत्तल लेंस का उपयोग करता है। उत्तल लेंस के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस जो होता है वो हमारी रेज को कन्वर्ज करता है। क्या करता है? कन्वर्ज करता है। और हमारा जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें मुख्य रूप से उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु के महाबलीपुरम में जो स्मारकों का समूह है ये किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये जो स्मारकों का समूह है इसका निर्माण करवाया है हमारे पल्लव डायनेस्टी के राजाओं ने। किसने? पल्लव डायनेस्टी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है ट्रांसेंडेंस जून 2015 में प्रकाशित पुस्तक
प्रमुख स्वामी जी के साथ में मेरे आध्यात्मिक अनुभव, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी है हमारे मिसाइल मैन यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को परिभाषित करता है? तो शिक्षा का जो अधिकार है ये आपके 86वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था और ये आपको अनुच्छेद 21A में मिलेगा। किसमें है? अनुच्छेद 21A में है। हालांकि जो इसका अधिनियम है वो 2009 में आया था और 1 अप्रैल 2010 से ये हुआ था लागू। तो दोनों प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु की आवश्यकता कितनी है? तो अगर आप भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो कम से कम आपकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जल शोधन में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो जल को अगर आपको प्योर बनाना है तो इसके लिए हम रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया का यूज करते हैं। किसका? रिवर्स ऑस्मोसिस की। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की ये प्रक्रिया होती है जिसमें हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज करते हैं और इसके जरिए प्रेशर लगा करके हम यहाँ पर वाटर को प्योरीफाई करते हैं। तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लाइफलाइन एक्सप्रेस LLE दुनिया का पहला ट्रेन अस्पताल है, ये आपके कब लॉन्च किया गया था? तो ये जो हमारा ट्रेन अस्पताल है इसको लॉन्च किया गया था 16 जुलाई 1991 को। जरूर ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो मुंबई की एक NGO थी, इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन इसका नाम था। इसी के द्वारा ये ट्रेन आपके मुंबई से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर का जो जलियांवाला बाग है वहाँ पर जनरल डायर के आदेश पर जो पुलिस वाले थे उन्होंने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थी और ये हुआ था 1919 में। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं आज़ादी दूंगा? ये नारा हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है और इन्हीं के द्वारा जय हिंद का नारा भी दिया गया था। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डेटा प्रोसेसिंग में SAP का संक्षिप्त नाम क्या है? तो SAP की बात करते हैं, इसका पूरा नाम है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स। क्या नाम है? सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट इसका नाम है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार स्टैटिस्टिक्स बागवानी के आंकड़े 2020 में भारत में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो सेब का उत्पादन सबसे ज़्यादा हमारे जम्मू कश्मीर में होता है। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लुप्त प्राय एशियाई शेर किस भारतीय राज्य में पाए जाते हैं? तो ये जो हमारे एशियाई शेर हैं ये आपको गुजरात राज्य में मिलेंगे, यानी कि इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त के pH का अनुमानित मूल्य क्या है? तो मानव शरीर में जो रक्त होता है ये आपका स्लाइटली बेसिक होता है। 7.35 से 7.45 इसका pH होता है, यानी कि निकटतम में 7.4 होगा। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है UNFCCC का पूरा नाम क्या है? तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसे हम लोग कॉप के नाम से भी जानते हैं। इसका जो पिछला कॉप है वो 26 था जो कि ग्लासगो में हुआ था। इसका जो पहला कॉप है वह 1995 में बर्लिन में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के थे? तो इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करते हैं, जेक किल्वी ने इसका आविष्कार किया था और जो हमारे 3rd जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार है ये टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्लेइंग इज माई वे, प्लेइंग इट माई वे, ये जो पुस्तक है ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो प्लेइंग इट माई वे ये हमारे लिटिल मास्टर या मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2014 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अस्तित्व में आया था?
तो इस राज्य का नाम है तेलंगाना। 2 जून 2014 को भारतीय संघ में ये 29वें राज्य के रूप में शामिल हुआ था। तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आनंद मठ नाम का जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? तो हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसके लेखक हैं। नाम उपन्यास का है आनंद मठ। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में नहीं है? तो अगर आप लोग ध्यान देंगे, रानी की वाव ऑलरेडी शामिल है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी शामिल है, भीम गेट बेटका की गुफाएं भी हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में बड़ा इमामबाड़ा है ये इसमें शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जोड़ी को मार्च 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये जो हमारी जोड़ी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि जो आपका बीएचयू है उसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय और भारतीय जनता पार्टी से जो हमारे भारत के पीएम रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन दोनों को 2015 में ये पुरस्कार मिला था। तो डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अच्छा, 2015 के बाद में 2019 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो नीचे कमेंट में बताइएगा जरा मुझे कि 2019 में किन 3 लोगों को ये पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की त्वचा की जो परत है उसमें सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है? तो जो हमारी सबसे ऊपरी परत होती है इसका नाम है एपिडर्मिस। क्या नाम है? एपिडर्मिस इसका नाम होता है। वैसे हमारी स्किन में आपको 3 लेयर मिलेंगी। सबसे ऊपर होता है एपिडर्मिस, फिर आपका डर्मिस होता है और उसके बाद में सब कंटेनियस लेयर होती है। तो 3 लेयर आपको मिलेगी, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है? तो दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है अनाईमुदी। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि अनाईमुदी कौन से राज्य में है? तो अनाईमुदी आपको मिलेगी केरल में। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारे 4 वेदों में से यजुर्वेद है इसमें यजुर शब्द का मतलब क्या है? तो यजुर शब्द का मतलब होता है बलिदान यानी कि सेक्रीफाइस। तो ये यजुर शब्द का मतलब है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश से यहाँ पर सदस्यों की संख्या 20 होती है। आपके भारत में जो राज्य हैं वहाँ से इनकी संख्या 530 होती है और बाकी 2 व्यक्ति ऐसे होते थे जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, हालांकि उसको भी अब संविधान से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस राजा के द्वारा निर्मित लायन कैपिटल का एक रूपांतरण है? तो अगर हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक की बात करते हैं तो ये सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित था। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम प्रतिरोध क्या है जिसे 5 ओम के 4 प्रतिरोधों का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए, अगर आपके पास में 2 से ज़्यादा प्रतिरोध हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हैं और उससे आप अधिकतम पाना चाहते हैं तो आप उनको सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है, सीरीज में। लेकिन अगर आपको न्यूनतम प्राप्त करना है तो उनको आप लोग जोड़ेंगे समानांतर में यानी कि पैरेलल में। तो उस स्थिति में 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 करेंगे। इसको रिवर्स करेंगे तो 5/4 हो जाएगा और सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.25 ओम। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है? तो भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर की बात करते हैं। नाम इनका है डी गुकेश। ध्यान रखिएगा, दुनिया में ये तीसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। तमिलनाडु राज्य से आते हैं और हमारे भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर 1998 में बने थे उनका नाम है विश्वनाथन आनंद। तो दोनों नाम ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन होगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है हर साल जून में मनाया जाता है, 5 जून को। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 2021 की बात करते हैं तो पाकिस्तान इसका मेजबान देश था और विषय की बात करते हैं तो इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। क्या है? इकोसिस्टम रीस्टोरेशन इसका विषय रहा है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो खान ए खाना की जो उपाधि है ये दी गई थी बैरम खान को। किसे मिली है? बैरम खान को ये उपाधि मिली हुई है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चुनाव की आनुपातिक प्रतिनिधित्व
PR पद्धति की विशेषता नहीं है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो चुनाव होता है, इससे हमारे देश में राष्ट्रपति चुने जाते हैं, राज्यसभा और विधानसभाओं के विधान परिषद में जो मेंबर होते हैं उनका चुनाव होता है। तो अगर हम लोग इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं, ये बिल्कुल विशेषता है। चुनाव जीतने से उम्मीदवार को अधिकांश वोट मिलते हैं, ये भी सही है। पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित होता है, ये भी सही है। लेकिन मतदाता उम्मीदवार को वोट देता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा की अगर हम बात करें, ये इंटर करती है आपके गुजरात से। गुजरात के बाद में ये राजस्थान में आती है, फिर मध्य प्रदेश में आती है, उसके बाद में आपके छत्तीसगढ़ में आती है, छत्तीसगढ़ के बाद में ये आपके पश्चिम बंगाल होते हुए त्रिपुरा और मिजोरम में पहुंचती है। तो आपके ये झारखंड में भी इंटर करती है यहाँ पर बीच में, लेकिन ये असम से नहीं जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम यानी कि ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम जो है, ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था 1973-74 में, और उस समय 4th 5 ईयर प्लान हमारा चल रहा था। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर हमारी कौन सी कमेटी है जो कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम में सुपरविजन के संबंध में निर्देश देने के लिए गठित की गई थी। तो ये जो हमारी कमेटी है इसका नाम है एस पद्मनाभन कमेटी। क्या नाम है? एस पद्मनाभन की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था। तो डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो विश्व छात्र दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो हमारे APJ अब्दुल कलाम जी का ये बर्थडे होता है, और ये हम लोग मनाते हैं 15 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को। तो इस प्रश्न का डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस समुदाय के द्वारा मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है। तो ये जो आपका उत्सव है इसको मनाती है हमारी ताई अहोम कम्युनिटी। कौन सी मनाती है? असम में जो आपको ताई अहोम नाम की कम्युनिटी मिलेगी उसी के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि श्री लिंगराज मंदिर आपको किस शहर में देखने को मिलेगा। तो लिंगराज के मंदिर की बात करें, ये हमारे भुवनेश्वर में स्थित है जो कि उड़ीसा की राजधानी है। ययाति केसरी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, और ध्यान रखिएगा ये भगवान शिव का मंदिर है। तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो अखिल भारतीय किसान सभा की बात करें, इसके पहले अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्या नाम है? स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष थे। तो 11 अप्रैल 1936 को इसका गठन हुआ था लखनऊ में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव नेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता है। तो अगर हम लोग आंख के उस भाग की बात करते हैं तो इसका नाम होता है कॉर्निया। कॉर्निया से ही जो आपका प्रकाश है वो सबसे पहले आपकी आंखों में इंटर करता है। अगला प्रश्न है कि मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था। तो मोढेरा में जो आपके सूर्य का मंदिर है इसका निर्माण हमारे चालुक्य राजवंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। ध्यान रखिएगा कि मोढेरा का जो हमारा सूर्य मंदिर है ये आपको गुजरात राज्य में देखने को मिलेगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मीठी क्रांति यानी कि स्वीट रेवोल्यूशन इनमें से किस उत्पादन से संबंधित है। तो स्वीट रेवोल्यूशन की बात करते हैं, ये आपके शहद के उत्पादन से संबंधित है। किससे? शहद के। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो अल नीनो शब्द की अगर हम बात करते हैं, ये हमारे लिया गया है स्पेनिश भाषा से। किससे लिया गया है? स्पेनिश भाषा से अल नीनो का शब्द लिया गया है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये आपके मौसम या जलवायु विज्ञान से जुड़ा हुआ एक टर्म है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मौसम शब्द जिसका मतलब होता है मानसून, ये आपके किस भाषा से संबंधित है। तो मौसम शब्द की बात करते हैं, ये हमारे अरबी भाषा से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पर्णवृंत जिसे आप लोग पेटियोल कहते हैं, ये आपके किसका अंग होता है। तो पर्णवृंत की बात करते हैं, ये आपको मिलेगा पेड़ में। किस में होता है ये? तो ये आपको पेड़ों में देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अनावृत बीजियों से संबंधित है।
अनावृत बीजियों की बात की गई है, तो जो आपके देवदार का पौधा होता है ये हमारे जिम्नोस्पर्म किंगडम में बिलोंग करता है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, ये कथन किसका है? तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसको दिया गया है B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा। तो आपके संविधान में जो अनुच्छेद 32 है जिसे आप लोग संवैधानिक अधिकारों के उपचार के संबंध में यूज करते हैं, तो ये B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था। डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एरोबिक श्वसन कब होता है? तो एरोबिक श्वसन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुख्य रूप से इसके दौरान ऑक्सीजन के उपयोग से ग्लूकोज टूटता है। किसके? ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज यहाँ पर टूटता है और इसी को हम लोग एरोबिक श्वसन के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है ये कौन करता है? तो ये सारी नियुक्ति का जो अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति के पास में है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में आरबीसी का क्या काम होता है? तो मानव शरीर में अगर हम लोग आरबीसी की बात करते हैं तो इसका मुख्य काम है शरीर में जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। तो ये काम आरबीसी करता है। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी बिल्कुल सिंपल है, ये आपको उत्तराखंड राज्य में मिल जाएगा। बी ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट। तो गंगोत्री हो गया, राजा जी नेशनल पार्क है, नंदा देवी है, जिम कार्बेट है, फूलों की घाटी है, ये सारे आपको उत्तराखंड में ही मिलेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि पुरातात्विक स्थल जिसका नाम सुरकोटदा है ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये जो पुरातात्विक स्थल है ये हमारे गुजरात राज्य में है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं गुजरात में आपको लोथल मिलेगा, पिछले साल यूनेस्को के हेरिटेज में शामिल धौलावीरा भी आपको यहीं मिलेगा, सुरकोटदा यहीं पर है, भगत राव है, रंगपुर है, ये सारे आपको गुजरात में मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है? तो राजस्थान में हमारा रावत भाटा है, महाराष्ट्र में आपका तारापुर है, तमिलनाडु में कल्पक्कम और कुडनकुलन है, लेकिन बिहार में ऐसा कोई प्लांट नहीं है। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है इसका यूज किसने किया था? तो प्रोटोप्लाज्म नाम का जो शब्द होता है इसका यूज सबसे पहली बार किया था जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे ने। किसने? जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे ने इसका यूज किया था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जंक ईमेल को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो जंक ईमेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं स्पैम। कई बार आपने देखा होगा आपके जो मेल आईडी होती है उस पर बहुत सारे एडवर्टाइज से रिलेटेड जुड़े हुए मेल आते हैं, तो ये आपके चले जाते हैं स्पैम फोल्डर में। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितना है? तो सार्क एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर आपको काठमांडू में मिलेगा और इसमें टोटल मेंबर की संख्या है 8। कितने मेंबर हैं? 8 हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की अगर हम लोग प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि जिसे हम लोग रैम कहते हैं ये इसकी प्राइमरी मेमोरी है। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नृत्य शैली चेडी की उत्पत्ति कौन से राज्य से हुई है? तो ये सारे प्रश्न जो हम लोग बाद में कर रहे हैं डिस्कस, ये सारे आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 के हैं, तो इसीलिए अच्छे से करिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे सीबीटी 2 में। तो चेडी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसको महारत्न दर्जा प्राप्त नहीं है? तो कंपनियों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड की तो ये कोई महारत्न कंपनी नहीं है, ये नवरत्न है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था? तो यूनाइटेड नेशंस नाम का जो शब्द है इसका यूज किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। किसने किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा इसका यूज किया गया था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दृश्यमान विकिरण
जिसे आप लोग विजिबल रेडिएशन कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी? तो विजिबल रेडिएशन की बात करें, इसकी खोज की गई थी आइजैक न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा? आइजैक न्यूटन के द्वारा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये कब आयोजित की गई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें आपके टोटल 211 मेंबर ने हिस्सा लिया था, तो जरूर ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अगला प्रश्न है कि माइकल ओ डायर, इसकी हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो जनरल डायर के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। पिछले साल इसके ऊपर शेरशाह नाम की मूवी भी आई थी और इनकी हत्या की थी उधम सिंह ने। तो काफ़ी लंबे समय के बाद में इन्होंने हमारे जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था लंदन जाकर के। तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो चंद्रमा पर उतरने वाले पहले अंतरिक्ष यान की बात करें, इसका नाम है अपोलो 11। क्या नाम है? अपोलो 11 इसका नाम है। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान की बात करते हैं, इसके जनक हमारे हैं कार्ल लिनियस। कौन है? कार्ल लिनियस को इसका जनक माना जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कॉपी किए गए टेस्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो ये जो शॉर्टकट कुंजी है इसका नाम है Ctrl+B। तो Ctrl+C से हम कॉपी करते हैं, Ctrl+B से हम उसको चिपका देते हैं। तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में सिजदा और पैबोस नाम की जो प्रथा है ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये प्रथा शुरू की गई थी गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। दिल्ली सल्तनत का ये सुल्तान था जिसने 20 सालों तक एज ए पीएम और 20 सालों तक असली सुल्तान के रूप में काम किया था। गयासुद्दीन बलबन इसका नाम है। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। उज्जैन में जो अगला कुंभ मेला है ये किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो कुंभ मेले के बारे में आपको पता होगा, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार में ये लगता है। लास्ट टाइम ये 2020 में लगाया गया था, आपके 2021 में लगा था ये हरिद्वार में, और अब 2028 में ये लगेगा आपके उज्जैन में। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, ये आपको मिल जाएगा मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग बात करते हैं माउस की, तो माउस एक इनपुट डिवाइस होता है। बाकी मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर ये सारे आउटपुट हैं। तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मृगनयनी का जो महल है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो मृगनयनी के महल की बात करते हैं, ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो ये आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का महल है। 8वीं शताब्दी में एक हमारे राजा थे जिनका नाम राजा मान सिंह तोमर था। इन्हीं के जरिए अपने वाइफ की याद में या अपनी वाइफ के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया था। नाम इसका मृगनयनी का महल है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो हमारे जो गुरु नानक देव जी हैं, इन्हीं के द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई थी। तो यही हमारे पहले गुरु थे। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की बात करें, ये आपको मिलेगी कर्नाटक में। कहाँ पर है? ये कर्नाटक में मिलेगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? तो वीर नरसिंह की बात करते हैं, ये हमारे तुलु वंश के शासक थे। किसके थे? तुलु वंश के ये शासक थे। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डेनमार्क की जो संसद है इसका नाम क्या है? तो डेनमार्क की संसद की बात करें, इसका नाम है फॉकेटिंग। क्या नाम है? फॉकेटिंग इसकी संसद का नाम है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए मुझे आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि नेशनल डाइट किस देश की संसद का नाम है? तो ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है कि संकर तिलहनों की बुआई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को कौन सी क्रांति कहा गया था? तो तेल हमारा होता है पीला और इसीलिए क्रांति का नाम भी था पीली क्रांति। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त दमन और दीव को
केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था और पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था गोवा को। तो ये आपका 56वां संविधान संशोधन है। 31 मई 1987 के बाद में गोवा एक पूर्ण राज्य बन जाता है। तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी की बात करते हैं तो जो हमारी तमसा नदी है ये आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तमसा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है और ये आपके गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों पर प्रयोग किया जाने वाला डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो अगर हम लोग डेटाबेस सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो ये आपका MS वर्ड नहीं है। कौन सा? MS वर्ड नहीं है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? तो ये जो हमारा उपकरण है इसका नाम होता है बैटरी। क्या नाम है? बैटरी होता है। बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? तो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार की बात पूछी गई है और यहाँ पर जो हमारा एंड्रॉयड होता है ये डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। एंड्रॉयड आपको मिलेगा मोबाइल में। अगला प्रश्न है कि सड़क यातायात शिक्षा संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये जो हमारा शिक्षा संस्थान है वो आपको हरियाणा के फैजाबाद में मिलेगा। कहाँ पर? हरियाणा के फैजाबाद में है। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ लिटरेसी की बात करें हर साल ये 8 सितंबर को होता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एक पेटाबाइट कितने के बराबर होता है? तो पेटाबाइट की बात हो रही है और ये होता है 1024 टेराबाइट के बराबर, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कंपनी विधि 2013 के अनुसार कारपोरेट विवादों का निपटान डैश डैश के द्वारा किया जाएगा। तो इसके लिए गठित की गई थी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो ये 2013 में आई थी। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है हाइड्रोपोनिक्स किस प्रकार की खेती को संदर्भित करता है? तो अगर हम लोग हाइड्रोपोनिक्स की बात करते हैं तो इसमें जो आपकी खेती की जाती है इसमें जो आपके पौधे होते हैं इनको खनिज पोषकों के विलयन में बिना मिट्टी के उगाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारी एक खेती की ऐसी विधि होती है जिसमें आपके पानी में चीज़ों को उगाया जाता है और इसी को कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। ध्यान रखिएगा इसमें आपको नीचे मिट्टी देखने को नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न है कि भारत का जो पहला परमाणु विस्फोट स्थल है पोखरण ये किस राज्य में स्थित है? तो 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा के अंतर्गत हमने पहला परीक्षण यहाँ पर किया था। राजस्थान का पोखरण है ये जो कि जैसलमेर में मिल जाएगा। तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 4 स्तंभों में से एक नहीं है? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की बात की गई है। इसमें आपका साझेदारी जैसी कोई चीज़ नहीं थी। तो आपके नए क्षेत्र, नई प्रक्रियाएं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके अलावा न्यू माइंडसेट ये सारी चीज़ें शामिल थीं। जो आपका साझेदारी पूर्ण है ये शामिल नहीं था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रारूपों में कुल मिलाकर के 20,000 रन भी नहीं बना सका है? और इस खिलाड़ी का नाम है यहाँ पर सुनील गावस्कर। सचिन तेंदुलकर, वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा और दीवाल राहुल द्रविड़ की बात करें तो ये सारे लोग हमारे बना चुके हैं 20,000 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन, लेकिन सुनील गावस्कर जी ने नहीं बनाया है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो हमारे सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है और ये आपको मिलेगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय उपग्रह समुद्र विज्ञान, तटीय और वायुमंडलीय अनुप्रयोगों के लिए डेटा एकत्र करता है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है IRS-P4। क्या नाम है? IRS-P4 इसका नाम है, या इसे हम लोग ओशियन सैट भी कहते हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस देश को
जोगियों का देश या फिर हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो ये जो हमारा देश है, नाम है इसका उत्तर कोरिया। अच्छा, जोगियों का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी लोग हमारे जोगी बनते हैं वह लोग दुनियादारी से मतलब नहीं रखते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि हमारे यूपी के सीएम जोगी एक हैं, लेकिन जोगी मुख्य रूप से वही होते हैं जो दुनियादारी से मतलब नहीं रखते हैं, वो आपके प्रभु की भक्ति में ही लीन रहते हैं। तो इसीलिए उत्तर कोरिया को जोगियों का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तर कोरिया की बात करें तो दुनिया के साथ में इसके संबंध बिल्कुल आप कह सकते हैं ना के बराबर है। तो ये दुनिया से कटा हुआ एक देश है और इसीलिए इसको कहा जाता है हर्मिट किंगडम। डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है? तो जल विद्युत संयंत्र की बात करते हैं, नाम इसका है सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र। क्या नाम है? सिद्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इसका नाम है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये आपको पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग टाउन में देखने को मिलेगा और 10 नवंबर 1897 को इसे इंस्टॉल किया गया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो ये जो सुधार है इसका नाम है सती प्रथा का प्रतिषेध। क्या नाम है? सती प्रथा का प्रतिषेध इसका नाम है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार के द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो ये जो साइमन कमीशन है इसका गठन हुआ था 1927 में। अब यहाँ पर आप लोग गलती कर सकते हैं, देखिए आपसे पूछा गया है इसका गठन कब हुआ था, तो गठन 1927 में हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये भारत आया कब था, तो ये भारत में आया था 1928 में। तो दोनों में कन्फ्यूजन मत रखिएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन की बात पूछी गई है। ध्यान रखिएगा, जो हमारी सुचेता कृपलानी हैं ये किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएंगे? तो ये जो प्रावधान है वो मिलेगा अनुच्छेद 40 में। किसमें है? आर्टिकल 40 में ये अनुच्छेद आपको मिलेगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और मीथेन ये सारी हमारे ग्रीन हाउस गैस हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विश्व भूख दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हंगर डे की बात करते हैं, ये हर साल 28 मई को मनाया जाता है। कब होता है? 28 मई को मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से जो भी आपके 100 संभावित प्रश्न थे उन सभी को मैंने डिस्कस कर लिया है और यहाँ पर वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे प्रश्नों को शामिल किया था। तो वीडियो में आपने कितना स्कोर किया है लमसम वो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप लोग ये जो जीके के टॉपिक हैं इनके टॉपिक वाइज वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।